हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने हिस्ट्री और साइंस पे वीडियोस अपलोड कर दिया है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है और दोनों सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Overview. The purpose of story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। जो पर्पस है इस स्टोरी का वो ये इंट्रोड्यूस कराना है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं, और ये जो है एक स्टोरी के थ्रू किया जाएगा। और वो एक स्टोरी जो होगा वो हाइपोथेटिकल विलेज मतलब कि काल्पनिक विलेज होगा जो कि पालमपुर के बारे में कहा जाएगा इसमें। अब आगे देखते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड ऑन लिमिटेड स्केल। फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, जहाँ पर कुछ दूसरे एक्टिविटीज़ भी किए जाते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डायरी हो गया, दूध ये सब बेचने का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, लोगों के पास टांगाज ये सब होंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, बैलगाड़ी ये सब से। ओके, लिमिटेड स्केल में ये सब काम होते थे। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है इन्हें वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। हम लोग सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा मैन मेड। ओके, दोनों की आवश्यकता होती थी। इसके साथ साथ ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। आप अब आगे पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में, तो हम लोग ये समझेंगे कि कैसे वेरियस रिसोर्सेज जो है ये कंबाइन होकर के प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड गोल्स को और विलेज में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। देखिए, पालमपुर जो है ये वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेज से, बगल के विलेज से और टाउन से, बगल के विलेज और टाउन से। रायगंज एक बड़ा विलेज है और ये पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, बस 3 किलोमीटर ही दूर है। ओके, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। देखिए, सही वेदर रोड जो है वो विलेज को रायगंज के साथ कनेक्ट करते हैं और आगे जाने पे नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पर विजिबल है रोड में। बुलक कार्ट से लेकर के टांगाज है, बोगियज है, उसके साथ साथ बोगियज का मतलब वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बुफेलोज हो गए, ठीक है, जो कि जैगरी से लोडेड हुआ करते थे। और कुछ दूसरे कमोडिटीज, मोटर व्हीकल्स जैसे कि मोटर साइकिल्स हो गए, जीप ट्रैक्टर्स हो गए, ये सब भी वहाँ पर अवेलेबल है। मतलब बोला जाए तो बुलक कार्ट से शुरू है और ट्रक्स ये सब तक अंत है उसका, ठीक है। और वहाँ पर मोटरसाइकिल जैसे भी आपको मिल जाएंगे। दिस विलेज हैज 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। देखिए, इस विलेज में 450 फैमिलीज है, 450 फैमिलीज यहाँ पर है जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। जो 80 अपर कास्ट फैमिली है वो मेजोरिटी ऑफ लैंड विलेज में ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, ज़्यादातर लैंड उन्हीं का है, 80 अपर कास्ट फैमिलीज का। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट विथ प्लास्टरिंग। देखिए, उनके जो हाउसेस है वो कुछ बहुत बड़े बड़े हैं जो कि ब्रिक्स से बने हुए हैं और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। जो एससी दलित्स है वो पॉपुलेशन का 1/3 कंप्राइज करते हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 1/3, मतलब 450 जो है फैमिलीज उसमें 1/3 जो है वो कौन है, दलित है, एससी है। ओके, दलित और एससी है जो कि विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं और उनके पास बहुत ही स्मॉलर हाउस है, छोटे हाउस है जो कि मड और स्टॉक के हैं। उनके पास सीमेंटेड हाउसेस नहीं है। ओके, ज़्यादातर हाउस के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स जो है ये ट्यूबवेल्स को फील्ड्स में चलाता है और उसे वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल भी है, एक हाई स्कूल है, ठीक है। 2 प्राइमरी स्कूल होगा और एक हाई स्कूल हो गया। वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर सिक को मतलब कि बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है। आगे, द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ रोड। देखिए, जो डिस्क्रिप्शन ऊपर दिखाया गया है उससे यहाँ पे देखिए
ये वाला फोटो में आप देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन ऊपर दिखाया गया है इससे ये पता चलता है कि पालमपुर फेयरली वेल डेवलप्ड है। ये डिस्क्रिप्शन से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है इससे भी समझ सकते हैं, फोटोज से भी आप समझ सकते हैं कि पालमपुर जो है इससे भी आप समझ सकते हैं, और फोटो से भी समझ सकते हैं जो पालमपुर है वो वेल डेवलप्ड है। वहाँ पर सिस्टम रोड्स का बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन सब वहाँ पर अच्छे से है। स्कूल भी है वहाँ पर, हम लोगों ने पढ़ा 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, तो वहाँ पर वो भी अवेलेबल है, हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल है। तो इन फैसिलिटीज़ को अपने नियर बाई विलेज से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। देखिए ये जो स्टोरी है पालमपुर का, पहले बता दिया गया था कि ये काल्पनिक विलेज है एक। ओके, इसमें आप जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, विलेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखिए इंडिया में जितने भी विलेज हैं वहाँ पर लगभग विलेजेस में क्या है कि फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। बोला जाए कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, तो फार्मिंग जो है वहाँ का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। सॉरी, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। देखिए जो दूसरे टाइप के प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज कहा जाता है, जो कि फार्म से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। उसमें कौन कौन से होगा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग हो गया, ठीक है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गया, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ। हम लोग इन दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में एक लुक देखेंगे आगे, जब हम लोग प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल चीज पढ़ेंगे। तो हम लोग अब आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। प्रोडक्शन का जो एम होता है ये उस चीज को प्रोड्यूस करना होता है, वैसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है जिसकी हमें आवश्यकता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए प्रोडक्शन होना है, ठीक है, तो उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। क्या क्या है वो देखते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। देखिए लैंड होगा तभी फार्मिंग हो पाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं लैंड नहीं है तो पावर प्लांट बैठेगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी आएगी कैसे। मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना है तो सबसे पहला जो दिखती सी बात है, सबसे पहले आपको लैंड की आवश्यकता होगी, आपके पास लैंड होना ही होना चाहिए। और कुछ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट और मिनरल्स हो गए। ओके, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। लेबर होना चाहिए, लोग आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जो काम करने के लिए काम चाह रहे हैं। ओके, दैट इज पीपल जो कि काम करना चाह रहे हैं। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks। देखिए कुछ एक्टिविटीज वैसे भी होते हैं, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज वैसे भी होते हैं जिसमें एजुकेटेड वर्कर्स की आवश्यकता होती है। ऐसे एजुकेटेड वर्कर्स नहीं, हाईली एजुकेटेड जो ज़्यादा पढ़े हुए हैं वैसे एजुकेटेड वर्कर्स की आवश्यकता होती है नेसेसरी टास्क को करने के लिए। दूसरे एक्टिविटीज़ वैसे वर्कर्स को रिक्वायर करते हैं जो मैनुअल वर्क कर सके। हर एक वर्कर जो है ये लेबर प्रोवाइड करता है, वो नेसेसरी होता है प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की बहुत आवश्यकता होती है, आपके पास पैसे होंगे तभी आप कुछ कर पाइएगा। ओके, फिजिकल कैपिटल की भी आवश्यकता होती है। दैट इज वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। देखिए आपको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होंगे, किसी भी सामान को खरीदना है तो उसमें आपको पैसे लगेंगे, तो सभी चीज़ों के लिए आपको इनपुट्स की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से आइटम जो है वो फिजिकल कैपिटल के अंदर में आते हैं। फिजिकल कैपिटल इसके अंदर में कौन कौन से आइटम्स आ जाते हैं, ओके, वो हम लोग देखते हैं। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as a farmer plug to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production for over many years and are called fixed capital। देखिए tools, machines, buildings इनकी आवश्यकता होती है। टूल्स और मशीन जो है वो बहुत ही सिंपल टूल्स है, जैसे कि फार्मर्स जो है वो सोफिस्टिकेटेड मशीन से प्लगिंग करते हैं, जैसे कि जनरेटर्स हो गया, टरबाइंस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया। टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स को प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है बहुत समय के लिए और उन्हें फिक्स कैपिटल कहा जाता है। जो जिसे बहुत आगे समय तक आप यूज कर सकते हैं तो वो फिक्स कैपिटल हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ की फैक्ट्री है, ओके, आपके पास कोई ऐसा फैक्ट्री है जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो आप जब प्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास मशीन होगा। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज यार्न यूज्ड बाय अ वीवर एंड क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। देखिए रॉ मटेरियल्स, मनी, ये सब जो आवश्यक होते हैं प्रोडक्शन में,
प्रोडक्शन में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे, जैसे कि यार्न चाहिए होता है वीवर को, क्ले चाहिए होता है पॉटर को, जो कुम्हार होता है उसे मिट्टी की आवश्यकता होती है ताकि वो मिट्टी के बर्तन बना सके। उसके साथ साथ कुछ मनी जो है, कुछ पैसे हमेशा आवश्यक होते हैं प्रोडक्शन के दौरान ताकि पेमेंट्स दिया जा सके और कुछ नेसेसरी आइटम्स खरीदे जा सके। रॉ मटेरियल्स और मनी ये वर्किंग कैपिटल हो गए। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। मशीन्स, टूल्स और बिल्डिंग्स को छोड़ करके इन्हें प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होता है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट लैंड टुगेदर, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। देखिए, वी शैल लर्न अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग ह्यूमन कैपिटल पीपल एज ए रिसोर्स के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अगला चैप्टर मैं वही डालूंगा। आपको एक नॉलेज भी चाहिए होगा, इंटरप्राइज चाहिए होगा ताकि आप लैंड को एक साथ ला सके, लेबर को एक साथ ला सके, फिजिकल कैपिटल लगा सके और एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, ताकि आइदर वो आप भी यूज करें या फिर बेचना चाहें आप मार्केट में। किसी भी चीज़ के लिए आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। ओके, तो इसे आज के डेट में कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। आप लोग इसको आगे के चैप्टर्स में पढ़िएगा। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लेबर, लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। इसमें देखिए, ये पिक्चर आपको दिखाया गया है, इसमें आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल जो कि यूज़ किया गया है प्रोडक्शन में। ओके, एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे लेबरर्स हैं, मशीन्स है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो लोग खड़े हैं, ये हो गए, ठीक है, ये सब अंकल्स जो हो गए, ये सब जो है क्या है, ये सब लेबरर्स है। फिर यहाँ पर देखिए मशीन्स, ये काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रही है, मशीन्स हो गया, ये मशीन हो गया, यहाँ पर ये मशीन हो गया, तो ये सब मशीन्स है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखिए, सभी प्रोडक्शन तभी होंगे जब लैंड एक साथ कंबाइन होगा, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल एक साथ कंबाइन होगा, जिसे हम लोग सीधा भाषा में बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read to the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. यदि आप पालमपुर स्टोरी के थ्रू पढ़िएगा तो आप लोग देखिएगा कि हम लोग और भी 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं प्रोडक्शन का। ओके, फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल इन दिस चैप्टर। देखिए, आपके कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया है कि फिजिकल कैपिटल को यहाँ पे कैपिटल के रूप में बात किया गया है। फिजिकल कैपिटल के आगे फिजिकल जगह सिर्फ कैपिटल यूज किया जाएगा, तो आप लोग समझिएगा फिजिकल कैपिटल की बात हो रहा है। अब देखिए, पालमपुर में फार्मिंग कैसी होती है। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड, लैंड तो फिक्स्ड है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग जो है ये मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% पीपल जो कि वर्क कर रहे हैं वो फार्मिंग में ही डिपेंडेंट है अपने लिवलीहुड के लिए। वो फार्मर्स हो सकते हैं, फार्म लेबरर्स हो सकते हैं। जो वेल बीइंग है इन द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। ये लोग जितने अच्छे होंगे उतना ही फार्म्स में प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ये जो इनका वेल बीइंग जो है इन पीपल्स का, वो क्लोजली रिलेटेड किससे है, प्रोडक्शन ऑन द फार्म से है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। देखिए, लैंड एरिया जो कल्टिवेशन के अंदर लैंड एरिया होता है वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड होता है। 1960 से पालमपुर में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड का अंडर कल्टिवेशन। ओके, एक्सपेंशन नहीं, जितना लैंड था उतना ही है 1960 से। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। हाँ, तो उसमें एक चीज़ किया गया है कि जो वेस्ट लैंड थे, जो वेस्ट लैंड हुआ करते, जो बर्बाद लैंड जिसमें कोई काम नहीं किया जा सकता था, ओके, जो कल्टिवेशन के लिए नहीं सुटेबल थे, तो उन्हें अब कल्टिवेट करने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है, वो अब कल्टिवेबल लैंड है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। देखिए, यहाँ पर कोई फर्दर आगे का कोई स्कोप नहीं है ताकि फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके लैंड को कल्टीवेशन के अंदर ला करके। ओके, अब आगे देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूजिंग ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। देखिए, याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है लैंड को मेजर करने का वो होता है हेक्टेयर। ओके, आप जब विलेज जाइएगा तो आप सुनिएगा कि लैंड को लोकल यूनिट्स में बीघा ये सब में डिस्कस किया जाता है। 1 हेक्टेयर जो है वही 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। 1 हेक्टेयर इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एक स्क्वायर के एरिया के जिसका साइड का मेजर होता है 100 मीटर्स। ओके, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या वहाँ पर कोई ऐसा वे है जिससे एक कोई जो है
वो उसी लैंड से ज़्यादा ग्रो कर सके, ज़्यादा चीज़ों को उगा सके या फिर एक बड़े अमाउंट में उगा सके। ओके, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रीअसेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जिस प्रकार का क्रॉप ग्रो किया जाता है पालमपुर में और जैसे फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, पालमपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट की तरह, वहाँ पर एक विलेज है उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, उस विलेज की तरह वो लगता है। ओके, सभी लैंड वहाँ पर कल्टीवेटेड है, कोई भी लैंड बर्बाद नहीं है, कोई भी लैंड वहाँ पे ख़राब नहीं है। रेनी सीजन के दौरान ज्वार और बाजरा फार्मर्स ग्रो करते हैं, उगाते हैं। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इस प्लांट्स को जो है ज्वार और बाजरा को, इन्हें कैटल फीड्स को, कैटल को खिलाने में भी यूज किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब देखिए, पोटैटो भी उगाया जाता है, कब कल्टीवेट किया जाता है पोटैटो? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पोटैटो भी कल्टीवेट किया जाता है। इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विथ वीट। अब देखिए, विंटर सीजन में, ठंड के सीजन में राबी जब होता है उस समय क्या किया जाता है? वीट सोन किया जाता है, वीट उगाया जाता है। ओके, जो वीट प्रोड्यूस होता है उसमें कुछ फैमिलीज़ के लिए, यदि ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है तो कुछ फैमिलीज़ के कंजप्शन के लिए रख लिया जाता है और बाकी जो है रायगंज की मार्केट में बेच दिया जाता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। देखिए, जो लैंड है उसके एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है, मतलब शुगर केन की भी खेती वहाँ पर की जाती है और उसकी कटाई वर्ष में एक बार होती है, साल में एक बार उसकी कटाई होती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर केन उसके रॉ फॉर्म में या फिर जैगरी बना करके शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. The main reason है जिसके कारण farmers जो है ये able हो पाते हैं 3 different crops को ग्रो करने के लिए एक साल में पालमपुर में, क्योंकि वहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहाँ पर बहुत ही जल्दी आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि इसने इरिगेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। पेरिसियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स। उस समय पेरिसियन व्हील्स फार्मर्स के साथ यूज़ किए जाते थे वेल्स से वाटर को निकालने के लिए, खींचने के लिए, स्मॉल फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। जब पीपल ये देखें, पीपल सॉ द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। अब देखिए हुआ क्या, जब फार्मर्स ने देखा कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल्स चलते हैं, वो बड़े लैंड को इरिगेट कर सकते हैं, लार्जर एरियाज के लैंड को इरिगेट कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो जो फर्स्ट ट्यूबवेल इंस्टॉल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर, ओके, जो फर्स्ट ट्यूबवेल था वहाँ पर वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किया गया। हालांकि जल्दी में क्या हुआ कि सभी फार्मर्स जो है अपने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स वहाँ पर सेटअप करने लगे। इसके कारण क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट बाई मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1970s के मिड में जो इंटायर एरिया था वहाँ पर वो कल्टीवेट हो चुका था 200 हेक्टेयर्स का, मतलब कि इरिगेट हो चुका था। नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। इंडिया के सभी विलेजेस में इस टाइप के हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन नहीं अवेलेबल है। रिवराइन अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। देखिए, यदि रिवराइन प्लेन को देखा जाए, कोस्टल रीजन्स को देखा जाए हमारे कंट्री के, तो वो वेल इरिगेटेड है। वहीं पर यदि एग्जाम्पल में दूसरी जगह देखा जाए, इसकी कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत दूसरी जगह में देखा जाए, प्लेट्यू रीजन्स को देखा जाए जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, तो वहाँ पर लो लेवल से इरिगेशन का, वहाँ पर इतना अच्छा सिंचाई नहीं हो पाता, इतना अच्छा इरिगेशन नहीं हो पाता है। ओके, of the total cultivated area in country a little less than 40% is irrigated even today। देखिए कल्टिवेटेड एरिया जो है उसका टोटल का 40% से भी कम वो आज इरिगेटेड है। ओके, इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और बाकी देखा जाए रिमेनिंग एरियाज में तो फार्मिंग जो है ये लार्जली
रेनफॉल पे ही डिपेंडेड है। अब हम लोग आगे देखते हैं, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक क्रॉप को जब लैंड में उगाया जाता है तो उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल में जब एक से अधिक क्रॉप उगाया जाता है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये एक कॉमन वे है, ये बहुत ही अच्छा वे है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके गिवन प्लेस में, गिवन पीस ऑफ लैंड में। ओके, सभी ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। देखिए पालमपुर में जितने फार्मर्स हैं वो एटलीस्ट कम से कम 2 क्रॉप्स तो ग्रो करते ही हैं। बहुत सारे पोटैटो ग्रो करते हैं थर्ड क्रॉप के रूप में पास्ट 15 ईयर्स, मतलब 15-20 सालों, पिछले 15-20 सालों में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो थर्ड क्रॉप के रूप में पोटैटो को ग्रो कर रहे हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर वीट, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो, यही सब वहाँ पर उगाया जा रहा है। वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो। और ओके, पोटैटो जो है ये थर्ड है। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल दिया गया है, टेबल 1.1 कल्टिवेटेड एरियाज ओवर द ईयर्स 1951 to 1951 120 मिलियन हेक्टेयर्स, 1990 to 1991 157 मिलियन हेक्टेयर्स। यदि आपके पास पुराना बुक होगा तो ये डेटा जो है आपको चेंज दिखेगा स्टूडेंट, यदि आपके पास पुराना बुक होगा तो। चलिए तब तक हम लोग आगे चलते हैं। अब इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन पालमपुर, फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन। देखिए अब यहाँ पर ये टेबल दिया गया है, आपके रीजन में जो भी क्रॉप्स ग्रो किया जाता है वो आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आपने ये देखा कि यदि प्रोडक्शन को बढ़ाना है सेम लैंड से तो मल्टीपल क्रॉपिंग करके बढ़ाया जा सकता है। जो अदर वे, दूसरा वे जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ होता है इसमें हायर यील्ड, ठीक है। यील्ड एक मीजर्ड है कि कितना क्रॉप जो है एक गिवन पीस ऑफ लैंड में सिंगल सीजन में प्रोड्यूस होता है। ओके, टिल द मिड 1960s द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस। 1960s के मिड तक जो सीड यूज़ किए जाते थे कल्टीवेशन में वो ट्रेडिशनल वन हुआ करते थे। ओके, ट्रेडिशनल हुआ करते थे और रिलेटिवली लो यील्ड्स वाले हुआ करते थे, जिनका जो ज़्यादा चीज़ों को मतलब ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करवा पाते थे। ओके, मैंने फिर बता रहा हूँ, यील्ड जो है एक मीज़र होता है कि कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुआ एक गिवन पीस ऑफ लैंड में एक सिंगल सीजन में। ओके, तो यील्ड उतना नहीं हो पाता है ट्रेडिशनल सीड्स के कारण। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, और ट्रेडिशनल सीड्स को जो है लेस इरिगेशन की आवश्यकता होती थी। फार्मर्स जो है वो काउडंग यूज़ करते थे, दूसरे नेचुरल मैन्योर के रूप में वो फर्टिलाइजर्स को यूज करते थे। ओके, तो काउडंग यूज करते थे, गोबर यूज करते थे और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स दूसरे नेचुरल मैन्योर के रूप में यूज करते थे। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव बाय देम। ये देखिए, ये जो काउडंग था, गाय का गोबर जो था, ये सभी को रेडली इजिली मिल जाता था और उन्हें खरीदना भी नहीं पड़ता था। अब आगे देखते हैं। द रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1960s में, इसके कारण जो इंडियन फार्मर्स थे वो व्हीट के कल्टीवेशन को कर पाएँ, राइस के कल्टीवेशन को कर पाएँ, और कैसे कर पाएँ? यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करके, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को यूज़ करके वो ऐसा कर पाएँ। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, ठीक है। अब यदि ट्रेडिशनल के कंपेयर में देखा जाए तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। देखिए, यदि ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में देखा जाए HYV सीड्स को, तो HYV सीड्स जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में करते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में करते हैं एक सिंगल प्लांट में। यदि ट्रेडिशनल मान लीजिए एक प्लांट में मान लीजिए 20 प्लांट मिला करके फॉर एग्जांपल 1 किलो गेहूँ हो रहा है ट्रेडिशनल प्लांट में। ओके, तो वैसे में 20 प्लांट मिला करके जो HYV सीड्स हैं वो 5 किलो 6 किलो वैसा करने लगे। ओके, तो प्रोडक्शन क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा HYV सीड्स के आने से।
तो लोगों को अब क्या लगने लगे, H5 अच्छा है, H5 को लोग यूज करने लगे। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। अब देखिए जितना पहले पॉसिबल था उससे ज़्यादा एक सेम पीस ऑफ लैंड में वो चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो पाएगा। ओके, लार्जर क्वांटिटीज में होंगे। H5 नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। जो H5 है वो अच्छे तो थे, हालांकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी, उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी उन्हें आवश्यकता होती थी और पेस्टिसाइड्स भी उन्हें चाहिए होते थे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। और ये सब उन्हें ताकि बेटर रिजल्ट्स बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो, इसके लिए उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड ये सब की आवश्यकता होती थी। हायर यील्ड्स आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ H5 इरिगेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब देखिए जो हायर यील्ड्स थे वो पॉसिबल तभी थे जब H5 इरिगेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आपस में कंबाइन होंगे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे वो पहले फार्मर्स थे जिन्होंने इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया था। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूब वेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ H5 केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। देखिए जो फार्मर्स थे इस रीजन के, इन्होंने ट्यूबवेल्स लगाया इरिगेशन के लिए, उसके साथ साथ H5 का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, उसके साथ साथ कुछ फार्म मशीनरी भी उन्होंने खरीदी जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर्स हो गया, जिसने प्लगिंग को और हार्वेस्टिंग को तेज़ कर दिया, जिससे प्लगिंग भी तेज़ हो गया और हार्वेस्टिंग भी तेज़ हो गया। दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। देखिए अब इतना जब चीज़ उन्होंने यूज़ किया है, इरिगेशन से लेकर के ट्रैक्टर ये सब चीज़ खरीद लिया उन्होंने, तो दिखती सी बात है वहाँ पर जो प्रोडक्शन जो है तो उस प्रोडक्शन पहले जितना होता है उससे ज़्यादा ही होगा। तो बस रिवार्डेड हो गया, मतलब उन्हें अवार्ड मिल गया, एक बोला जाए तो उन्हें इनाम मिल गया, क्योंकि हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट उन्हें देखने को मिला। थोड़ा सा उन्होंने कैपिटल बढ़ाया तो उन्हें व्हीट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिला। अब हम लोग आगे देखते हैं। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। देखिए पालमपुर में जो यील्ड था व्हीट का, जो कि ट्रेडिशनल वेराइटीज़ से ग्रो किया जाता था, वो 1300 kg था पर हेक्टेयर। H5 से जो यील्ड था वो हो गया 3200 kg पर हेक्टेयर। ओके, मतलब कितना बढ़ा, देखिए 2.5 गुना लगभग बढ़ा है। ओके, तो इतना बढ़ोतरी हो रहा था प्रोडक्शन में। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। देखिए अब प्रोडक्शन हम लोग साथ देख रहे हैं कि व्हीट के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। अब फार्मर्स के पास ज़्यादा व्हीट होने लगा ताकि वो मार्केट में भी बेच दिया करते थे। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट्स इन मिलियन टन। देखिए मिलियन टन में दिया गया है, ये टेबल आपके लिए दिया गया है, ये टेबल आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। विल द लैंड सस्टेन। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। देखिए लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है तो हमें इसका यूज़ सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ओके, ये ज़रूरी है कि हम लोग इसे सावधानी से यूज़ करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। देखिए साइंटिफिक रिपोर्ट जो है उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है इसमें नेचुरल रिसोर्स बेस को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ओके, अति उपयोग किया गया है इसका। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए बहुत सारे एरियाज में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये सॉइल फर्टिलिटी के लॉस से रिलेटेड, मतलब सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो गया है। जो लॉस क्या हुआ है, तो इंक्रीज फर्टिलाइजर्स के यूज़ से, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक यूज़ हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे उनका यूज़ बढ़ा तो सॉइल का फर्टिलिटी घट गया। ओके, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूब वेल इरीगेशन हैज़ लीड टू डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। देखिए
जो कॉन्टिन्यूस यूज़ हुआ ग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए, तो इसके कारण भी क्या हुआ कि वाटर टेबल का पूरा डिप्लेशन हुआ है, इसके कारण वाटर टेबल भी डिप्लेट हुआ है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. देखिए environmental resources जैसे कि soil fertility, सब environmental resources हो गए, ग्राउंड वाटर environmental resource हो गया, ये बहुत सालों में बनते हैं और यदि एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इन्हें बनाने में या फिर बोला जाए रिस्टोर करना बहुत ही कठिन है, बनाना बहुत कठिन है। ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम। वी मस्ट केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन्वायरमेंट का, ताकि फ्यूचर में जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड minerals which dissolve in water are immediately available to plants, but these may not retain in the सॉइल फॉर लॉन्ग। देखिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं और प्लांट्स के लिए अवेलेबल तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो है अधिक समय तक रिटेन नहीं हो पाते हैं, ये अधिक समय तक सॉइल में रह नहीं पाते हैं। दे में स्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ये सॉइल से स्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं और फिर ग्राउंड वाटर को जाकर के पॉल्यूट करते हैं। ओके, ग्राउंड वाटर में कौन कौन से हो गए? रिवर, लेक्स, ये सब हो गए। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कुछ बैक्टीरियाज को भी मार सकते हैं और कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सॉइल में मार सकते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर द यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। देखिए जो उसमें अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अच्छे बैक्टीरिया है, यदि उन्हें मार दिया जाएगा तो सॉइल का फर्टिलिटी कम हो ही जाएगा। तो वही है कि यदि उनका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उनके यूज़ के बाद कभी कभी क्या होता है कि सॉइल जो है ये लेस फर्टाइल हो जाता है जितना वो पहले था। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। देखिए कंट्री में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ पंजाब में होता है। ओके, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ पंजाब में होता है। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। देखिए जो कंटिन्यूस यूज़ हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इसके कारण क्या हुआ है कि सॉइल बहुत ज़्यादा ही डिग्रेड हुआ है, सॉइल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। देखिए पंजाब फार्मर्स को आज भी अधिक से अधिक यूज़ करने के लिए तो फोर्स्ड है। ओके, उन्हें फोर्स किया गया है कि वो अधिक से अधिक यूज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करे और अदर इनपुट्स को यूज़ करे ताकि सेम प्रोडक्शन लेवल को अचीव किया जा सके। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कारण जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है ये फास्टली राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाउ द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उसमें भूमि किस प्रकार से, मतलब कि जो लैंड है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपने अब तक ये समझ गए होंगे कि फार्मिंग के लिए लैंड कितना आवश्यक है। ओके, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जो खेत में जो लोग काम करते हैं, जो खेती के काम से जुड़े हुए हैं, उनके पास खेती करने के लिए एक सफिशिएंट लैंड नहीं है उनके पास। ओके, सफिशिएंट लैंड कल्टीवेशन के लिए उनके पास नहीं है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अब देखिए पालमपुर में हम लोगों ने पढ़ा कि 450 फैमिलीज हैं, उसमें 1/3, उसके 1/3 ओके वो लैंडलेस है, उनके पास कोई लैंड नहीं है, किसी प्रकार का कोई लैंड नहीं है उनके पास। उनमें ज़्यादातर दलित हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं, मतलब 150 फैमिलीज के पास वहाँ पर कोई लैंड नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। देखिए जिनके पास लैंड है उसमें 240 फैमिलीज के पास ऐसा लैंड है जो 2 हेक्टेयर से भी कम है साइज में, जो स्मॉल प्लॉट्स में हो गए। ओके, कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। देखिए ऐसे प्लॉट्स में जब कल्टिवेशन किया जाता है तो इसमें उतना इनकम नहीं आता है फार्मर के फैमिली के पास। ओके, In 1960, Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. देखिए 1960 में गोविंद जो है ये एक फार्मर था,
2.25 हेक्टेयर्स लैंड के साथ। ओके, विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। देखिए अपने 3 बेटों की मदद से वो लैंड को कल्टिवेट करता था, वहाँ पर कुछ उगाता था। ओके, तो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, तो अब वो कंफर्टेबली रह नहीं पा रहे थे। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। देखिए अब उनके फैमिली के पास क्या था कि एक बुफेलो भी था, ठीक है, जिसकी मदद से वो कुछ अधिक कमाई कर पा रहे थे, हल्का सही वो अधिक कमाई कर पा रहे थे और अपने आप को जिंदा रख पा रहे थे। मैनेज टू फीड इटसेल्फ। अब आगे देखते हैं। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। देखिए गोविंद की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो जो लैंड है 2.25 हेक्टेयर्स का वो उसके 3 बेटों में बढ़ जाता है। ओके, ऐसे ही तो होता है, जब पिता मर जाते हैं तो जो लैंड है वो बढ़ जाता है, तो 3 बेटों में वो लैंड जो है वो बढ़ जाता है। 0.75 हेक्टेयर्स मिला होगा सबको और ये बराबरी में बटा होगा। तो ओके, even with improved irrigation and modern farming, Govind's sons are not able to make a living from their land। देखिए जब 2.25 हेक्टेयर में कुछ हो ही नहीं रहता तो 0.75 में क्या होगा, तो बस वही हुआ। सबके पास 0.75 हेक्टेयर्स लैंड थे। इम्प्रूव्ड इरीगेशन भी अच्छा हो गया, मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स भी आ गए, लेकिन गोविंद सन्स जो है वो उस लैंड से लिविंग नहीं कर पा रहे थे, जिंदा नहीं रह पा रहे थे। क्यों? देखिए लैंड तो बहुत छोटा है, उसमें उसकी कमाई होगी नहीं, तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से, इसलिए वो उतना कमाई उससे नहीं कर पा रहे थे। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ईयर। अब साल में उन्हें कुछ एडिशनल वर्क की तरफ भी देखना पड़ता था, वो कुछ एडिशनल वर्क भी उन्हें करना पड़ता था। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है तो स्मॉल लैंड आप देख सकते हैं कितना कहीं कहीं छोटा लैंड है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे छोटा लैंड है, यहाँ पे कितना छोटा छोटा लैंड है, और ये सब जो लैंड है ये बड़े बड़े लोगों का है, इनके पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड है। ओके, तो इन लोग आगे देखते हैं। देखिए ये इससे तो हल्का बड़ा है ये सब लैंड, ये देखिए बहुत बड़ा है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोगों के बीच में लैंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। 150 फैमिलीज के पास तो लैंड था ही नहीं, और जिनके पास लैंड था उनके पास लैंड बहुत कम था। ओके, on the other hand, more than half of the area of village is covered by plots that are quite large in size। देखिए दूसरी तरफ देखा जाए तो विलेज के हाफ एरिया से भी ज़्यादा, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। देखिए ऐसे वहाँ पे प्लॉट्स है इतने बड़े बड़े हैं जो कि बहुत बड़े हैं, और आधा से ज़्यादा विलेज वही सब कवर कर लेते हैं। ओके, इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्म्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। देखिए पालमपुर में 60 फैमिलीज वहाँ पर वैसे थे जो मीडियम और लार्ज, जिनके पास मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे वो, और फार्म्स का साइज 2 हेक्टेयर से ज़्यादा था और वो उसमें कल्टिवेट करते थे। ए फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। देखिए वहाँ पे कुछ लार्ज बड़े बड़े फार्मर्स के पास इतना लैंड था, कितना 10 हेक्टेयर से या फिर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड उनके पास था। कुछ फार्मर्स के पास, सही फार्मर्स के पास तो था नहीं, कुछ ही फार्मर्स के पास था। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। कल्टिवेटेड एरिया देखिए इतना है, ओके, और फार्मर्स जो है मार्जिनल है, और ये स्मॉल फार्मर्स हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हु विल प्रोवाइड द लेबर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो आप लोग आगे के पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोग लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।